हेलो स्टूडेंट, आज जैसा टॉपिक हम लेकर के आए हैं एक क्लास 11th के लिए फ्रिक्शन स्टार्ट करेंगे। बहुत सारे टाइप ऑफ फोर्स हमने आपको पढ़ाया है, उसके डायरेक्शन को बारे में भी बताया है, कैसे उसको पहचानोगे। जैसे टेंशन बताया कि रोप आएगा तो टेंशन, कैसे उसका डायरेक्शन लगाना है, एफबीडी कैसे बनाना है। जो बच्चा एफबीडी बनाना सीख गया उसका क्या इंपॉर्टेंस है, कितना भी बड़ा न्यूमेरिकल्स हो उसको सॉर्ट आउट कर सकता है वो। दूसरा वेट, जो पृथ्वी के द्वारा, अर्थ के द्वारा जो फोर्स लगाया जाता है। उसके बाद आपको हमने फोर्स में नॉर्मल फोर्स, कांटेक्ट फोर्स पढ़ाया। तो इस तरह का टाइप ऑफ 3-4 टाइप फोर्स पढ़ाया था। आज स्पेशल है फ्रिक्शन है। फ्रिक्शन नहीं आ रहा था, हर एक क्वेश्चन में लिख रहा था स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस के बारे में दे दिया जा रहा था कि सरफेस आपका स्मूथ है, मतलब फ्रिक्शन को हटा करके। राइटर भी चाहता है कि आपको धीरे धीरे करके सारे फोर्स को समझाया जाए एक एक करके। तो हम लोग डील कर रहे थे टेंशन से, वेट से, नॉर्मल फोर्स से, अप्लाइड फोर्स से। ये 3-4 फोर्स से हम लोग डील कर रहे थे। अब और एक फोर्स से डील करेंगे जिसका नाम है फ्रिक्शन। वो हम लोगों को 5वां फोर्स होगा। उसका भी डायरेक्शन पर ध्यान रखना है। तो फ्रिक्शन एक कैसा फोर्स है? कांटेक्ट फोर्स ही है, बट उसका डायरेक्शन अलग है। ठीक है, जैसे नॉर्मल फोर्स यहाँ इसमें देखिए, जैसे नॉर्मल फोर्स अगर यहाँ पर यहाँ कॉन्टैक्टिंग है, बॉडी यहाँ कॉन्टैक्ट टेबल के साथ कर रहा है, तो नॉर्मल फोर्स परपेंडिकुलरली बनाएंगे, सरफेस के परपेंडिकुलरली। तो उसे हम लोग नॉर्मल फोर्स या रिएक्शन भी बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? नॉर्मल फोर्स बोलते हैं। ठीक इसी तरह से ये कांटेक्ट सरफेस के टेंजेंटियली यहाँ पर एक फोर्स लग रहा है, टेंजेंटियली फोर्स लग रहा है, उसे हम लोग फ्रिक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्रिक्शन कहते हैं। दोनों में अंतर समझा? दोनों कांटेक्ट फोर्स है, सिर्फ एंगल का अंतर है। एक कांटेक्ट सरफेस के 90 डिग्री, एक कांटेक्ट सरफेस के टेंजेंटियली या पैरेलली। तो इसे हम लोग, जो टेंजेंटियली फोर्स लगता है, इसे हम लोग क्या कहते हैं? फ्रिक्शन कहते हैं। तो whenever a body moves or tends to move over the surface of another body, a force comes into a play which act parallelly, ये फोर्स जो फ्रिक्शन फोर्स है ना बाबू, इसको ध्यान रखोगे। ये कैसे लगता है? पैरेलली लगता है, कांटेक्ट सरफेस के पैरेलली या टेंजेंटियली टू दी सरफेस ऑफ कांटेक्ट, ठीक है। सरफेस ऑफ डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं, अगर डायरेक्शन नहीं समझोगे तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाना नहीं पाओगे। अब फ्री बॉडी डायग्राम नहीं बना पाओगे तो न्यूमेरिकल्स तो बनने वाला नहीं है। तो डायरेक्शन को याद रखना, ये टेंजेंटियली या पैरेलली कांटेक्ट सरफेस के लगता है, जो आपको यहाँ पर हमने बताया। टू द सरफेस ऑफ कांटेक्ट एंड अपोज द रिलेटिव मोशन। ये क्या करता है? रिलेटिव मोशन को अपोज करता है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग इस अपोजिंग फोर्स को या इस टेंजेंटियल कांटेक्ट फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं? फ्रिक्शन कहते हैं। जैसे आप बस पर चढ़े हैं, बस रेस्ट में है, ठीक है। ये कहानी आपने बहुत बार सुना होगा, लेकिन एक बार हमसे भी सुन लीजिए। जैसे बस में आप चढ़े हुए हैं, बस अभी रेस्ट में, आपने भी इस तरह से हैंड पकड़ के खड़ा हो गए बस पर। बस भी रेस्ट में है और आप भी रेस्ट में हैं, तो आपका स्टेट क्या है? दोनों बॉडी का स्टेट रेस्ट में है। लेकिन बस का ड्राइवर बस को स्टार्ट करता है और उसको आगे की ओर बढ़ाता है, तो उसी समय आपका बॉडी पीछे की ओर बैक जाता है। ये क्यों हुआ? अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इनर्शिया उसका वो अपोज करता है, क्योंकि बॉडी रेस्ट में था तो वो रेस्ट में ही रहना चाहता है। बॉडी अगर रेस्ट में है, उसका स्टेट क्या है? रेस्ट का। 3 तरह का स्टेट होता है, आप लोग जानते हैं। रेस्ट होता है इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो जब भी इसमें कोई बदलाव करने का कोशिश करता है तो उसे अपोज करता है। क्या करता है? अपोज। जैसे बस आगे की ओर गया तो तुम उसे रोकने के लिए पीछे की ओर तुम्हारा बॉडी बैक जाता है, ठीक है। ठीक इसी तरह से जब फिर थोड़ा देर के बाद बस कंटिन्यूअस मोशन में होता है, उसके बाद वो ब्रेक लेता है या बस मोशन से रेस्ट में आना चाहता है, फिर अपना स्टेट को बदल रहा है। इस समय भी तुम्हारा बॉडी क्या करता है? अपोज करता है इस चीज़ को। इस समय तुम्हारा बॉडी जब बस रुकने लगता है तो आगे की ओर झुकता है और जो बस को कंटिन्यूअस मोशन में रखने की कोशिश करता है।
अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो यहाँ पर फ्रिक्शन का डायरेक्शन को भी हम लोग समझ सकते हैं। जैसे ये बॉडी है, ये बॉडी को जैसे हमने अप्लाइड फोर्स दे करके इसे चला दिया कि आगे मूव करो, ठीक है। अब यहाँ पर दो बॉडी है, जैसे बस का सरफेस और हम थे, ठीक। यहाँ पर एक हम है और यहाँ पर बस का ये सरफेस है। बस आगे की ओर भाग रहा है, बस अगर आगे की ओर भाग रहा है तो नीचे वाला सरफेस अपोज करेगा इस चीज का कि हम भाई रेस्ट में हैं, तो तुम आगे कैसे जा सकते हो। तो हम भी टेबल क्या चाहेगा, जो जिस स्टेट में है वो उस स्टेट को फॉलो करना चाहेगा। तुमने बस को पीछे की ओर क्यों किया था स्टार्टिंग में, क्योंकि तुम रेस्ट में था, तो तुम्हारा जो इनर्शिया कह रहा था कि इसको भी हम रेस्ट में रखेंगे, भले वो जीते या न जीते, जिसका अप्लाइड फोर्स ज़्यादा होता है वही जीतता है। तो यहाँ पर बॉडी आगे की ओर जो भागा है, तो टेबल वाला सरफेस रेस्ट में है, पहले तो ये दोनों रेस्ट में था, इस पर अप्लाइड फोर्स लगा, इसके वजह से ये मोशन में आया, इस मोशन को अपोज करेगा, तो टेबल के द्वारा फ्रिक्शन किधर लगाएगा, टेबल रेस्ट में है तो अपना रेस्ट को ही फॉलो करेगा, इसका मोशन को अपोज करेगा। तो ये फोर्स किसका हुआ, टेबल का हुआ, ठीक है। टेबल के द्वारा किस पर लगाया जा रहा है, बॉडी पर लगाया जा रहा है। लेकिन ठीक इसी तरह से ये बॉडी पर लगने वाला फोर्स है, टेबल ने लगाया बॉडी पर कि तुमको इधर नहीं इधर जाएंगे, लेकिन यही काम बॉडी क्या करेगा, बॉडी देखेगा हम मोशन में आ चुके हैं तो तुम भी मोशन में रहो, तो टेबल पर भी एक फ्रिक्शन लगेगा, ठीक है। ये बॉडी लगा रहा है कि भाई, ये बॉडी लगा रहा है कि तुम भी मेरे साथ चलो, ठीक है। लेकिन आपको टीचर कभी भी या कोचिंग में या आप जहाँ क्लास लेते हैं स्कूल में, ये वाला फोर्स नहीं दिखाया जाता है कि इधर नहीं दिखाया जाता है, यहाँ पर दो फोर्स लग रहा होता है, क्योंकि फोर्स हमेशा पेयर में लगता है, इसमें और इसमें। तो ये वाला फ्रिक्शन तो दिखाते हैं टीचर, लेकिन ये वाला फ्रिक्शन नहीं दिखाते हैं। क्यों नहीं दिखाते हैं, क्योंकि एफबीडी का अगर सही नॉलेज रखिएगा तो एफबीडी में साफ बोला गया है बॉडी पर लगने वाला फोर्स, बॉडी जो फोर्स लगा रहा है उसको काउंट नहीं करते हैं हम लोग। तो बॉडी तो ये है, बॉडी पर लगने वाला फोर्स ये टेबल ने लगाया, बॉडी ने भी लगाया, तो इस फोर्स का काउंट नहीं होता है, ठीक है। क्योंकि एफबीडी जब बनाते हो तो इस फोर्स का काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि ये फोर्स बॉडी लगा रहा है, लेकिन रियलिटी में यहाँ पर दो फोर्स लग रहा होगा, ठीक है। ठीक इसी तरह से नॉर्मल फोर्स के बारे में भी जानिए। जैसे यहाँ पर कांटेक्ट फोर्स है, यहाँ कांटेक्टिंग सरफेस है टेबल के साथ, तो टेबल ने बॉडी पर लगाया, देखो टेबल से पॉइंट ले रहे हैं, बॉडी पर लगाया, ये नॉर्मल, टेबल ने बॉडी पर लगाया। ठीक इसी तरह से बॉडी ने भी टेबल पर एक फोर्स लगाया है, लेकिन ये फोर्स काउंट नहीं करते हैं, क्योंकि एफबीडी का नियम यही है, ठीक है। एफबीडी का नियम क्या है कि बॉडी जो फोर्स लगाता है उसको काउंट नहीं करता, ये फोर्स बॉडी ने लगाया है, इसीलिए इसे काउंट नहीं होगा, ये काउंट नहीं होगा। एफबीडी जब बनाएंगे यहाँ पर बुक में आपको बॉडी पर लगने वाला ही फोर्स आपको दिखाया जाता है। जैसे अप्लाइड फोर्स बॉडी पर लग रहा है, ये टेबल के द्वारा बॉडी पर लग रहा है, यहाँ पर फ्रिक्शन टेबल ने बॉडी पर लगाया है, तो एक फ्रिक्शन इधर भी लग रहा है जो टेबल पर लग रहा होगा, वो दिखाया नहीं जाता। लेकिन आपको कहीं कहीं ऐसा न्यूमेरिकल्स में यूज़ होता है जहाँ पर ब्लॉक एंड ब्लॉक न्यूमेरिकल्स जब हम लोग करते हैं तब इसका भी हम लोगों का यूज़ करना पड़ता है। तो उस समय आप देखिएगा, अरे ये फोर्स इधर होता है, रिलेटिव में ये फोर्स बना रहे हैं, तो उस समय इस चीज़ का आप याद रखिएगा। क्लियर है, यहाँ तक हो गया। और एक फोर्स यहाँ एक्ट कर रहा है, किसका नाम है, mg है। अब पृथ्वी पर हमने फोर्स लगाया, अब पृथ्वी भी हम लोग पर लगाया, तो पृथ्वी ने हम लोगों पर फोर्स कितना लगाया, mg, ये काउंट होगा। हमने जो पृथ्वी पर लगाया या बॉडी ने जो लगाया वो काउंट नहीं होता है। तो इसमें एफबीडी बना, अगर एफबीडी मेन मेरा बच्चा समझ लो, एफबीडी बनाना सिखाना है इसमें, क्योंकि इसका जब न्यूमेरिकल्स आएगा तो तुम्हारा सिर्फ क्या काम आएगा, एफबीडी ही काम आएगा। तो अगर इसका एफबीडी बनाना है, इस बॉडी का एफबीडी बनाना है, तो हम कैसे करेंगे, ये बॉडी m लेंगे, एक mg जो लगेगा ही लगेगा, एक नॉर्मल, अगर अप्लाइड फोर्स आपका इधर है
तो फ्रिक्शन इधर है, लेकिन ये कौन सा फ्रिक्शन है, टेबल के द्वारा दिया गया फ्रिक्शन है, ये आपका होता है। क्लियर है, ये FBD बनता है। एक क्वेश्चन के रूप से हम ये चीज़ समझाने की कोशिश किए हैं कि हाउ इज फ्रिक्शन ए कंपोनेंट ऑफ द कॉन्टैक्ट फोर्स। आप लोग रिजल्टेंट और कंपोनेंट के बारे में जानते हैं कि एक वेक्टर को रिजॉल्व जब किया जाता है अलॉन्ग एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, उसे कंपोनेंट कहा जाता है। उसका रिजल्टेंट अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम लॉ डायगोनल पर होता है, ये सब जानते होंगे वेक्टर में। तो आपसे हम यह सवाल पूछ रहे हैं कि फ्रिक्शन कैसे एक कंपोनेंट फोर्स है, किसका, कॉन्टैक्ट फोर्स का। ठीक है, क्लियर है। कॉन्टैक्ट फोर्स का दो कंपोनेंट है, ऐसा भी बोल सकते हैं। कॉन्टैक्ट फोर्स का दो कंपोनेंट है, एक अलोंग वाई एक्सिस, एक अलोंग एक्स एक्सिस, मतलब एक टेंजेंटियल और एक तुम्हारा नॉर्मली जो है उसे नॉर्मल फोर्स बोलते हैं, जो टेंजेंट कंपोनेंट है वो उसे फ्रिक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर उसी तरीके का सवाल पूछा गया है, हाउ इज फ्रिक्शन एक कंपोनेंट ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स। तो देखो हम एक फिगर बनाए हैं, बहुत सिंपल सा फिगर है, बहुत बार ये फिगर बना चुके हैं कि ये बॉडी है, अप्लाइड फोर्स इधर लगा रहा है, फ्रिक्शन इधर लग रहा है। फिर से एक बार बोल देते हैं, एक फ्रिक्शन इधर भी लग रहा होगा बॉडी के द्वारा टेबल पर, वो नहीं दिखाया गया है FBD के चलते। चलो बहुत ज़्यादा इसको बोल चुके हैं। तो अप्लाइड फोर्स इधर लगाया, फ्रिक्शन तुम्हारा इधर लगा, नॉर्मल फोर्स इधर लगा, बॉडी पर और कोई लगने वाला फोर्स mg भी बना सकते हो, mg किधर लगा, इधर लगा। तो ये वाला हमको ना ये फोर्स के बारे में पूछ रहा नहीं है, यहाँ पर कॉन्टैक्ट फोर्स के बारे में पूछ रहा है। कॉन्टैक्ट फोर्स कौन सा फोर्स को जनरेट कर रहा है, ये तो अर्थ कर रहा है, ये तो अर्थ के द्वारा हो रहा है, ये तो अप्लाइड फोर्स हम लोग लगा रहे हैं। ठीक है, कॉन्टैक्ट के वजह से, कॉन्टैक्ट यहाँ पर सरफेस है, इसके वजह से एक नॉर्मल फोर्स ये है और एक टेंजेंटियल फोर्स ये है। ठीक है, तो दो वेक्टर अगर आ जाए, दो वेक्टर ए वेक्टर बी, तो उसका रिजल्टेंट अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम कहाँ होता है, डायगोनल पर होता है। तो ये दोनों का कॉन्टैक्ट, ये भी क्या है, कॉन्टैक्ट फोर्स है, ये भी क्या है, कॉन्टैक्ट। इसका रिजल्टेंट कहाँ होगा, पैरेललोग्राम पर। और इस कंपोनेंट को हम लोग क्या कहेंगे, इस कॉन्टैक्ट फोर्स, रिजल्टेंट ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स। तो यहाँ पर जो रिजॉल्व किए हो, यहाँ जो F लिखे हो, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, ये तुम्हारा वर्टिकल कंपोनेंट है। इस वर्टिकल कंपोनेंट को हम लोग क्या कहते हैं, नॉर्मल कहते हैं, नॉर्मल फोर्स कहते हैं, इसे फ्रिक्शन कहते हैं। और इन दोनों का रिजल्टेंट कहाँ पर मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा, उसे क्या बोलते हैं, कॉन्टैक्ट फोर्स। तो फ्रिक्शन और नॉर्मल क्या है, कॉन्टैक्ट फोर्स का दो कंपोनेंट है। ठीक है, दो कंपोनेंट है, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, वो वर्टिकल कंपोनेंट है। चलिए इसमें बस इतना ही है। बस आपको इससे हम यही बताना चाहते हैं कि भाई फ्रिक्शन और नॉर्मल फोर्स एक ही पिता का दो बेटा है, उसका पिता का नाम है कॉन्टैक्ट फोर्स। ठीक है, और उसका पहला बेटा है नॉर्मल और उनका दूसरा बेटा है फ्रिक्शन। ठीक है, उसका रिजल्टेंट क्या है, कॉन्टैक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग टाइप ऑफ फ्रिक्शन में देखते हैं। अब देखो कितने तरह से फ्रिक्शन का टाइप है। तो हम लोग फ्रिक्शन को तीन भाग में बांटे हैं। फ्रिक्शन को हम लोग तीन भाग में बांटे हैं, एक स्टैटिक फ्रिक्शन, एक लिमिटिंग फ्रिक्शन, एक काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, स्टैटिक का अगर डिक्शनरी में मीनिंग खोजिएगा तो इसका मतलब मिलता है रेस्ट। ठीक है, जब भी हम ऐसा देखते हैं कि कोई भी बॉडी पर फोर्स लगाएं, ऐसा जरूरी नहीं है कि वो चल पड़े। मान लो एक बहुत भारी ट्रंक है, ठीक है ना, बहुत उसमें बहुत सामान भरा हुआ, अगर उसको हम खींच रहे हैं तो ये ज़रूरी नहीं है कि हम खींचें और वो चलना स्टार्ट कर दे। जैसे ही हम खींचने की कोशिश करेंगे, टेंस टू मूव करेंगे, तो एक फोर्स कम्स इनटू प्ले आ जाएगा, कम्स इनटू प्ले, जिसका नाम होगा फ्रिक्शन। वो भी बोलेगा कि हम जिस स्टेट में हैं, अभी रेस्ट में हैं, रेस्ट में ही रहना चाहेंगे। ठीक है, तो वो अपोज करने लगेगा। तो अगर बॉडी मूव नहीं कर पाता है, हमने अप्लाइड फोर्स लगाया और बॉडी मूव नहीं कर पाया, उस कंडीशन, उस समय फ्रिक्शन जो लगा है उसे हम लोग स्टैटिक फ्रिक्शन बोलेंगे। ठीक है, तो अगर हमसे नहीं हुआ तो हम अपने एक फ्रेंड को बुला लें कि चलो अप्लाइड फोर्स को बढ़ाया जाए। अप्लाइड फोर्स को बढ़ाने के लिए हमारे पास बहुत सारा तरीका है। मान लो मेरे पास 10 फ्रेंड है, तो हमने खींचा, हमसे नहीं हुआ, दूसरा एक फ्रेंड को बुलाया, दोनों मिलकर खींचा, तब पर भी नहीं हुआ तो और एक फ्रेंड को बुला लिया। ऐसे करके हम अपना अप्लाइड फोर्स को बढ़ा सकते हैं। लेकिन फ्रिक्शन और फ्लोर के बीच में जो फ्रिक्शन लग रहा होगा,
जिसे लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलते हैं, मैक्सिमम, वो अपने आप को नहीं बढ़ा सकता। अगर उसके पास एक कांस्टेंट वैल्यू है जो मैक्सिमम है, उसके बाद वो हमसे हारेगा ही हारेगा। तो अप्लाइड फोर्स तो बढ़ाने का उपाय है, ठीक है, लेकिन फ्रिक्शन एक कांस्टेंट वैल्यू होता है, कांस्टेंट वैल्यू के बाद वो हार जाता है और तब जाकर के बॉडी मूव करने लगता है। तो ठीक है, वो बॉक्स या ट्रंक मूव नहीं कर रहा था, तो हमने क्या किया, अपने और एक फ्रेंड को बुलाया और अप्लाइड फोर्स को बढ़ाया, ठीक है। अप्लाइड फोर्स बढ़ाने के बाद वो बस जस्ट वेरिज मतलब थोड़ा घसकने लगा, थोड़ा घसक, एक्चुअल मोशन नहीं स्टार्ट हुआ है, थोड़ा सा लग रहा है कि अब घसकना स्टार्ट हुआ है। उस सिचुएशन को हम लोग बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। जब स्टैटिक फ्रिक्शन अपना मैक्सिमम वैल्यू लगा देता है कि हम तो रेस्ट में ही रहेंगे, बॉक्स को रेस्ट में रहना ही होगा, उसका झगड़ा किससे चल रहा है, हमारे साथ चल रहा है, अप्लाइड फोर्स के साथ चल रहा है। तब हमने काम किया कि तीसरा फ्रेंड को बुला लिया और बोले तीनों मिलके खींचते हैं इसको, अब तो वो हारेगा। और उस समय जब हमने खींचा, बॉक्स एकदम मोशन स्मूथ कांस्टेंट वेलोसिटी से आगे की ओर बढ़ने लगा। उस समय फ्रिक्शन को हम लोग बोलते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन। तो इस तरह से फ्रिक्शन को 3 भाग में डिवाइड किया गया है। स्टैटिक, जब बॉक्स रेस्ट में था, फ्रिक्शन हमसे जीत रहा था, तब जब हमसे फ्रिक्शन जीत रहा था तब उस सिचुएशन को हम लोग बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। जब फ्रिक्शन और हमारे बीच में या अप्लाइड फोर्स के बीच में एकदम कांस्टेंट निक हो गया, मतलब 1 रन चाहिए, ड्रॉ मैच पे हो गया, ठीक है ना, ड्रॉ मैच, जैसे ड्रॉ मैच नहीं बोलेंगे, जैसे तुमने हमको टारगेट 250 रन का दिया, हमने भी 250 बना दिया, अब 1 रन चाहिए जीतने के लिए, ऐसा सिचुएशन पर निक पर आ गए, एकदम आ गए हैं, ठीक है। तो उस समय फ्रिक्शन क्या कर देगा, जैसे हमने फ्रेंड को बुलाया ना, तो वो भी अपना फोर्स को बढ़ाना स्टार्ट कर देगा। तो वो अपना जितना भी मैक्सिमम फोर्स, मैक्सिमम स्टैटिक रेस्ट में रहने के लिए जितना फोर्स लगाना होगा वो अगर लगा देता है, उस समय फोर्स को हम लोग बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। और जब बॉडी फ्रिक्शन हमसे हार जाता है और हम लोग मैच जीत जाते हैं, तो उस समय फोर्स को काइनेटिक फ्रिक्शन बोला जाता है। जहाँ बॉडी फ्रिक्शन क्या चाहता था कि बॉडी को चलने नहीं देंगे, हमने बॉडी को चला दिया, हमने जीत गया, मेरा जीत हुआ, और उस समय जो फ्रिक्शन लग रहा होगा वो काइनेटिक फ्रिक्शन है। लेकिन इसके बीच में हम लोग थोड़ा सा प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। स्टैटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन का कुछ प्रॉपर्टी है, दिमाग में रखेंगे। जैसे स्टैटिक फ्रिक्शन को हम लोग कहते हैं सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स क्या बोला जाता है, सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स बोला जाता है। जैसे यहाँ पर देखो, जैसे यहाँ पर बॉडी आपने अप्लाइड फोर्स 10 इसके पास है, इसके पास मेरे फ्रेंड के पास 500 रुपया है, ठीक है, या तुम बोलोगे सर आपके पास भी 500 रुपया है, चलो ठीक है मेरे पास 500 रुपया है, लेकिन हम क्या वॉच कर रहे हैं कि मेरा फ्रेंड कितना खर्चा कर रहा है। वो अगर हम लोग पर कंबाइंड में 100 रुपया खर्चा कर रहा है तो हम भी 100, हम क्यों 500 रुपया तुरंत निकाल दें। ठीक इसी तरह का एडजस्टिंग को हम लोग सेल्फ एडजस्टिंग कहते हैं। खुद से एडजस्ट कर लेना है। फ्रेंड पूछे तो बोला अरे भाई इतना से ज़्यादा पैसा तो ला ही नहीं है। ठीक इसी तरह से फ्रिक्शन भी अपने आप को सेल्फ एडजस्ट करता है। जैसे यहाँ पर फोर्स लगाया आपने 10 न्यूटन, जैसे आपने पहला गया था ना, पहला फ्रेंड गया था खींचने के लिए इस बॉक्स को, उसने 10 न्यूटन लगाया। फ्रिक्शन के पास है 100 न्यूटन अपोजिंग करने का फोर्स है, इसका मैक्सिमम अपोज करने का ताकत कितना है 100 न्यूटन। तो उसी को हम लोग लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलते हैं, जो मैक्सिमम स्टैटिक। तो वो तुरंत 100 न्यूटन नहीं लगा देगा। अगर ऐसा हो जाएगा कि ये 100 न्यूटन इधर, जैसे ही तुमने उसको खींचने का कोशिश किया तो फ्रिक्शन समझा कि हाँ ये खींचना है, तो हम लोग टोटल 100 न्यूटन से लगा देते हैं बॉडी को, तो बॉडी इधर मूव करने लगेगा। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। आपने 10 न्यूटन का अप्लाइड फोर्स लगाया, 10 न्यूटन का अप्लाइड फोर्स लगाया है, तो इसके पास 100 न्यूटन मैक्सिमम लिमिटिंग फोर्स रहते हुए भी, जो अपोजिंग का पावर है इसके पास फोर्स है 100 न्यूटन रहते हुए भी, इसने अपने आप को एडजस्ट किया और कितने पर सेट किया, 10 पर ही किया। ठीक है, जिससे इसका नेट फोर्स कट के 0 हो जाता है, बॉडी स्टैटिक में रहता है, बॉडी रेस्ट में रहता है। यहीं पर अगर आप वैल्यू को बढ़ाते हैं, यहाँ पर 20 कर देते हैं, यहाँ 20 करते हैं,
तो ये भी अपने आप को एडजस्ट करके यहाँ पर क्या कर लेगा, 20 न्यूटन करेगा। ये काम कब तक करता हुआ चलेगा, ये काम तब तक रहेगा जब तक यहाँ 100 तक ना आ जाए, ठीक है, 100 तक ना आ जाए। क्लियर है? ऐसे धीरे धीरे अपने आप को तुम जितना लगाओगे उतना ही ये खुद को स्टैटिक फ्रिक्शन उतना ही लगाएगा, वो अप्लाइड अपने आप को एडजस्ट करके। ऐसा नहीं है कि 100 न्यूटन इस डायरेक्शन में एट ए टाइम लगा देगा, जितना अप्लाइड फोर्स होगा, क्योंकि उसको कैंसिल करके रेस्ट करना है। अगर ऐसा नहीं करेगा, ये वाला फोर्स अगर लग जाता तो ये बॉडी इस तरफ मूव करने लगता, जो कि स्टैटिक वाला जो नियम है वो नहीं हो पाता, फिर तो बॉडी मोशन में होता, इधर नहीं, आपके अप्लाइड फोर्स के अपोजिट होता है। लेकिन ऐसा नेचर में देखने को नहीं मिलता है, इसी को हम लोग बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन और इसे सेल्फ एडजस्टिंग। इसीलिए इस ग्राफ में जैसे तुम्हारा अप्लाइड फोर्स है और ये तुम्हारा स्टैटिक फ्रिक्शन है, तो देखो यहाँ अप्लाइड फोर्स आपने 10 लगाया, ये भी 10 लगाया, यहाँ 20 लगाया, ये भी 20 लगाया, यहाँ 100 लगाएंगे, ये भी 100 लगाएगा। तो इस तरह का ग्राफ बनता है स्टैटिक फ्रिक्शन और अप्लाइड फोर्स के बीच में। और अगर फॉर्मूला का बात करें, स्टैटिक फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या होगा, तो वो बराबर होगा किसके, अप्लाइड फोर्स के। मैक्सिमम अपोजिंग जो फोर्स होता है स्टैटिक रखने का, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन है। इसका एक पर्टिकुलर एक फार्मूला होता है। लिमिटिंग फ्रिक्शन कैसे निकालिएगा, म्यू एन। अब ये म्यू एन कहाँ से आ गया, इस म्यू को क्या बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे हम लोग कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बोलते हैं। लेकिन ये कहाँ से आया, थोड़ा देर के बाद जब हम लॉ ऑफ फ्रिक्शन पढ़ाएंगे तब समझ में आएगा। लेकिन अभी फिलहाल इतना ही। उस फ्रिक्शन को बोला जाता है बॉडी जहाँ एक्चुअली मूव करने लगता है ऑन दी अनदर सरफेस, ओवर दी अनदर सरफेस, दूसरे। तो वो बॉक्स जब कंटिन्यूअस मूव करने लगेगा ना, तो उस फ्रिक्शन को हम लोग क्या कहेंगे, काइनेटिक फ्रिक्शन कहेंगे, ठीक है। तो रिलेटिव मोशन जब स्टार्ट हो जाएगा, क्लियर है, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, म्यू एन वहाँ पर भी होगा, लेकिन जब मोशन स्टार्ट हो जाएगा तो वहाँ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन में म्यू के देंगे, म्यू के, जब मोशन स्टार्ट हो गया। जब मोशन स्टार्ट नहीं हुआ है तो म्यू एस देंगे। इन तीनों स्टैटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन को एक साथ अगर रिप्रेजेंट करना चाहें, और जो हमने आपको सिखाया है यहाँ कि ये सेल्फ एडजस्टिंग है, ये मैक्सिमम फोर्स है, और यहाँ पर बॉडी आपको एक्चुअली रिलेटिव मोशन स्टार्ट हो जाता है, ये जो भी कहानी हमने आपको सुनाया, अगर इसे को एक ग्राफ के जरिए अगर रिप्रेजेंट करना हो, इस पूरे कहानी को एक साथ बोलना हो, तो हम इस ग्राफ का यूज़ करते हैं, ठीक है। इधर तुम्हारा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, जो कि तीनों टाइप है, स्टैटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है। इस ग्राफ में कैसे, और इधर तुम्हारा क्या है, अप्लाइड फोर्स है, जैसे जैसे। तो यहाँ पर ग्राफ एकदम हम सीधा लिए हैं। सीधा लेने के लिए क्यों, ये सेल्फ एडजस्टिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे यहाँ आपने 10 न्यूटन लगाया, तो ये भी आपका फ्रिक्शन भी 10 न्यूटन लगाएगा। अगर यहाँ आपने 15 न्यूटन लगाया तो ये भी आपका 15 न्यूटन लगाएगा। यहाँ आपने 100 न्यूटन लगाया तो ये भी आपका 100 न्यूटन लगाएगा। तो इस तरह से ये अपने आप को सेल्फ एडजस्टिंग करेगा। इसलिए इस ग्राफ को हमने यहाँ से लेकर के यहाँ तक स्टेट किया है, जिसका यह भी मतलब है स्टैटिक फ्रिक्शन इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स, ठीक है। अब आ जाते हैं ये मैक्सिमम वैल्यू पर। ये ग्राफ का सबसे ऊंचा पिक पॉइंट है, मतलब यहाँ पर फ्रिक्शन सबसे मैक्सिमम है। इस पिक फ्रिक्शन को हम लोग बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। जहाँ तक वो जो नेचर है टेबल और बॉक्स के बीच में वो स्टैटिक रखने का, यहाँ तक इसके बाद ये हमसे हारना स्टार्ट हो जाता है। इसीलिए इसका कर्व देखो नीचे की ओर डाउनफॉल हुआ है। यहाँ पर बॉडी क्या होता है, जस्ट स्टार्ट टू वेरेज, मतलब थोड़ा थोड़ा घसकना स्टार्ट हो जाता है। और इस जगह जब हम लोग इस ग्राफ में यहाँ पर आ गए हैं, फ्रिक्शन देखो घट गया है और यहाँ पर बॉडी कंटिन्यूअस एक यूनिफॉर्म स्पीड से चलना स्टार्ट कर देता है। तो ये डिपार्टमेंट, ये वाला डिपार्टमेंट किसका है, काइनेटिक फ्रिक्शन का। ये मैक्सिमम जो फ्रिक्शन लग रहा है वो लिमिटिंग फ्रिक्शन है। और यहाँ पर आपका कौन सा फ्रिक्शन है, स्टैटिक फ्रिक्शन है, जो सेल्फ एडजस्टिंग है, ठीक है। इसका कोई टीचर फार्मूला बोले तो बोलना म्यू एस एन, और इसका फार्मूला कोई टीचर निकालने बोले तो म्यू के एन। एन क्या होता है, नॉर्मल फोर्स होता है। इसे हम लोग लॉ ऑफ फ्रिक्शन में जानेंगे। तो देखो यहाँ पर लॉ ऑफ फ्रिक्शन, लॉ ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, जो भी लॉ है लिमिटिंग फ्रिक्शन पर एक्ट करेगा, ठीक है।
तो लॉ ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन में सबसे पहला लॉ, और बहुत इजी लॉ है ये, तुम रियल अभी तुरंत करके देख सकते हो घर पे ही, कि लिमिटिंग फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल फोर्स। फ्रिक्शन आप कितना लिमिटिंग को बढ़ा सकते हैं। जैसे एक तरीका तो था ना कि हम लोग अप्लाइड फोर्स अपने फ्रेंड को बुला बुला करके बढ़ा लेते थे, तो कोई ऐसा उपाय है जो फ्रिक्शन को भी बढ़ाया जाए? हाँ है। अगर आप नॉर्मल फोर्स को बढ़ाते हैं तो आपका ऑटोमेटिक फ्रिक्शन बढ़ जाएगा। लेकिन नॉर्मल फोर्स को बढ़ाते कैसे हैं बच्चा लोग? उस बॉक्स में मास को बढ़ाओ, नॉर्मल फोर्स ऑटोमेटिक बढ़ेगा। कैसे दिखाते हैं? जैसे ये एक सरफेस है आपका, ये आपका बॉक्स है, ठीक है ना, ये बॉक्स है। अभी इसमें जो भी सामान रखा हुआ है आपका, यहाँ पर 10 kg का रखा हुआ है, तो इसका अगर आप बनाते हैं, बीडी बनाते हैं, तो ये mg इधर लगेगा, नॉर्मल इधर लगेगा। अभी नॉर्मल आपका कितना निकलेगा इसका? n इक्वल टू mg के बराबर, n इक्वल टू m तुम्हारा 10 इंटू जी 10, n इक्वल टू 100 न्यूटन निकला, 100 न्यूटन, ये आपका नॉर्मल है। अगर यहाँ का फ्रिक्शन अभी देखेंगे, अभी इसमें फ्रिक्शन कितना है ये देखेंगे, लिमिटिंग फ्रिक्शन, तो म्यू एन करके निकालेंगे। सपोज कर लो यहाँ का म्यू हम आपको 0.2 दे रहे हैं, 0.2 इंटू एन कितना आपका 100 पॉइंट हटाओगे, यहाँ पर 10 आ गया, 1 कटेगा, और यहाँ 20 न्यूटन फ्रिक्शन मैक्सिमम आपको पता चला। क्लियर है? अब हम थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं, इसमें और भर देते हैं। मान लो वाटर ही भर रहे हैं और भर देते हैं, इसको भरने से, यहाँ तक फुल करने से, अब ये आ गया तुम्हारा मान लो 100 kg। कितना आ गया? 100 kg आ गया। अब न्यू तरीके से निकाल करके देखो यही चीज़, n इक्वल टू अगेन mg, ठीक है, लेकिन यहाँ पर कितना हो जाएगा? अब मास कितना है? 100 हो गया, जिससे नॉर्मल कितना आ गया आपका? नॉर्मल फोर्स आपका 1000 आ गया। फ्रिक्शन निकालिएगा तो यहाँ पर एक 0 और लग जाएगा, एक 0 और लगेगा, ये 0 कट जाएगा, और यहाँ पर आपका हो जाएगा ये 200 न्यूटन, 200 न्यूटन। तो इस तरह से आप क्या देख रहे हैं, हम फ्रिक्शन को बढ़ा सकते हैं। फ्रिक्शन को बढ़ाने के लिए आपको नॉर्मल फोर्स बढ़ाना होगा, और नॉर्मल फोर्स कैसे बढ़ेगा? मास को बढ़ा करके, जितना मास बढ़ाइएगा नॉर्मल फोर्स ही बढ़ेगा। तो समझ में आया? इसी को पहला लॉ ऑफ फ्रिक्शन बोलते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ फ्रिक्शन बोलते हैं। फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल फोर्स, ठीक है। प्रोपोर्शनलिटी तोड़िएगा, कुछ तो कांस्टेंट बैठाइएगा, तो यहाँ पर हर जगह के नहीं बैठता है, यहाँ पर म्यू बैठाइएगा। क्या बैठाइएगा? म्यू, ठीक है। ये कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी है, इज ए कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी एंड इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। और इसका नाम क्या पुकारोगे? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है। सर ये निकलता कैसे है? इसको निकालने का फॉर्मूला क्या होगा? लिमिटिंग फ्रिक्शन डिवाइडेड बाई एन, लिमिटिंग फ्रिक्शन डिवाइडेड बाई एन। नॉर्मल से डिवाइड कर दोगे तो जो रेशियो कम्स आउट होगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बोलेंगे। तो इसको डिफाइन भी कर सकते हो बहुत इजीली। इट में बी डिफाइन एज द रेशियो, ये डिवाइड है, रेशियो है ऑफ द लिमिटिंग फ्रिक्शन टू द नॉर्मल फोर्स। लिमिटिंग फ्रिक्शन से अगर डिवाइड किया जाए नॉर्मल फोर्स को तो हम लोग क्या देखेंगे? म्यू का वैल्यू आएगा। ये दो तरीके से तुमको लिखा हुआ बुक में मिलेगा, एक मिलेगा म्यू एस, ठीक है, और एक मिलेगा म्यू के। म्यू एस का मतलब ये कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन स्टैटिक का है, और ये म्यू के मतलब कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन काइनेटिक का है। नोट करके याद रखना, स्टैटिक वाला फ्रिक्शन जो होता है, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, वो हमेशा ज़्यादा होता है किसके? म्यू के। अब ये किन किन बातों पर डिपेंड करता है इसको समझेंगे। जैसे कुछ पॉइंट है जो इसके म्यू के बारे में हमने आपको बताया है। इस लॉ में म्यू सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है जो एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। तो इस टर्म में म्यू के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको दिमाग में रखना है, हमेशा एग्जाम हॉल में अगर बैठते हैं तो इसके बारे में याद रखिएगा। वो इंपॉर्टेंट पहला पॉइंट क्या है कि म्यू किन किन बातों पर डिपेंड करता है। म्यू किस पर डिपेंड करता है? तो म्यू डिपेंड करता है नेचर ऑफ सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट। नेचर ऑफ सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट कहने का क्या मतलब है? जैसे मान लो दो, फ्रिक्शन कब आएगा? जब दो सरफेस आपस में कॉन्टैक्ट करेंगे तब आएगा। तो मान लो पहला जो सरफेस है वे वेट है, भींगा हुआ है, दूसरा ड्राई है, सूखा हुआ है, उसके बीच में फ्रिक्शन लग रहा है, तो म्यू का वैल्यू चेंज हो सकता है। रफ है,
और स्मूथ है, कोई एक सरफेस रफ है, दूसरा सरफेस स्मूथ है, तो वहाँ पर फ्रिक्शन म्यू कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का वैल्यू चेंज हो सकता है। एक पॉलिश्ड सरफेस है, एक नॉन पॉलिश सरफेस है, उसके बीच का म्यू कुछ और हो सकता है। तो म्यू किस पर डिपेंड करता है, म्यू का वैल्यू किस पर डिपेंड करता है, नेचर ऑफ सरफेस कांटेक्ट, कि ऐसा नेचर मतलब उसका नेचर क्या है सरफेस का, ठीक है, उस पर म्यू का वैल्यू डिपेंड करता है। दूसरा, मटेरियल ऑफ द सरफेस इन कांटेक्ट, कौन सा मटेरियल यूज्ड किया गया है, ठीक है, जैसे कुछ एग्जांपल से समझते हैं, जैसे ठीक है, इसी तरह से दूसरा मटेरियल का बात करते हैं, वुड है और लेदर है, उसके बीच में दो सरफेस के बीच में फ्रिक्शन लग रहा है, तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का क्या वैल्यू होगा, तो 0.5 स्टैटिक कंडीशन में, जब ऑब्जेक्ट या बॉडी रेस्ट में है और जब वो मोशन में आ जाता है तो वो घट करके कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितने में आ जाता है, 0.4 में आ जाता है। ठीक इसी तरह से स्टील और स्टील, हार्ड स्टील के बीच में मटेरियल का हो और उन दोनों के बीच का फ्रिक्शन का बात हो रहा हो, तो कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन 0.78 और यहाँ पर 0.42 कब होता है, जब वो मूव करने लगता है ऑन द अनदर सरफेस। तो आपने देखा कि कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन दो रूप में मिलता है, एक स्टैटिक के केस में, एक काइनेटिक के केस में। स्टैटिक फ्रिक्शन हमेशा ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। दूसरा लॉ क्या है कि जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है या फ्रिक्शन है, ये इंडिपेंडेंट होता है किससे, एपरेंट एरिया ऑफ कांटेक्ट। बहुत स्टूडेंट सोचेंगे जितना एरिया ऑफ कांटेक्ट होगा उतना ज़्यादा फ्रिक्शन होगा, ऐसा नहीं है। इसको हम प्रूव करके एक आपको एग्जांपल से दिखलाते हैं। जैसे सपोज कर लो यहाँ पर एक टेबल सरफेस है, एक ये बॉडी तुम्हारा 5 kg का है और ये बॉडी तुम्हारा 10 kg का है, ठीक है। एरिया ऑफ कांटेक्ट देख रहे हो बहुत ज़्यादा है यहाँ। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो आपको दिया हुआ है म्यू, वो वैल्यू 0.15 आपको दिया गया है, ठीक है। ये सरफेस और इन सरफेस के बीच का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है, 0.15 दिया गया है, ठीक है। तो क्या इतना बड़ा एरिया है, ठीक है ना, इसका इतना बड़ा एरिया है, इसका फ्रिक्शन निकालते हैं, पहले इसका फ्रिक्शन निकालते हैं और एक बार हम ऐसा केस लेंगे, ये तुम्हारा ले लेंगे, ये तुम्हारा 5 kg होगा, ये तुम्हारा 10 kg होगा। इस बार एरिया ऑफ कांटेक्ट घट गया, तो क्या फ्रिक्शन घट जाता है, ये देखेंगे। अगर यहाँ पर दोनों में सेम आएगा वैल्यू, अगर फ्रिक्शन तुम्हारा सेम आएगा, तो हम कह सकते हैं कि ये एरिया ऑफ कांटेक्ट पर डिपेंड नहीं करता है, ये एक ही चीज़ पर डिपेंड करता है, जो कि पहला लॉ था, नॉर्मल रिएक्शन पर डिपेंड करता है या नॉर्मल फोर्स पर। चलो अलग अलग करके निकाल देते हैं। इसका जैसे इसका फ्रिक्शन दोनों पूरे सरफेस का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन यहाँ पर लिखा हुआ, इस पर कितना फोर्स लग रहा होगा, mg, और इधर नॉर्मल फोर्स n। अगर अप्लाइड फोर्स इधर कर रहे होंगे तो फ्रिक्शन इधर कितना आ रहा होगा, f, फ्रिक्शन इधर आ रहा होगा। फिर इस बॉडी को अगर देखेंगे तो इसका भी फ्रिक्शन f और यहाँ पर भी नॉर्मल n और इस जगह इसका mg। फिर दोनों फ्रिक्शन को अगर हम लोग जोड़ करके भी देखते हैं तो टोटल फ्रिक्शन कितना होता है वो देखते हैं। इसको कंबाइंड बॉडी से भी बना सकते थे, ठीक है। तो चलो एक एक करके निकालते हैं। तो यहाँ का जब फ्रिक्शन हम निकालने जाते हैं तो फ्रिक्शन का फार्मूला 1 और इसको 2 मान लेते हैं। 1 का म्यू n फ्रिक्शन, म्यू कितना दिया है 0.15, n तुम्हारा ये पहला भाग का कितना है mg, n इक्वल टू क्या होगा, n इक्वल टू mg के बराबर होगा। n इक्वल टू किसके बराबर होगा, mg का n पहला केस का क्या है 5 है, g तुम्हारा कितना है 10 है, तो कितना आएगा 50 न्यूटन। n तुम्हारा n1 ले रहे हैं तो n तुम्हारा कितना आया 50 आया, तो F1 कितना आ रहा है 0.15 इंटू 50, पॉइंट हटाओगे यहाँ 100 आ गया, इसको काटोगे 2 से तो पहला फ्रिक्शन यहाँ पर 7 पॉइंट इतना आया, ठीक है। अच्छा ये सरफेस ये यहाँ का निकालते हैं तो F2 करके निकाल रहे हैं इस पोर्शन का। यहाँ पर भी तुमको फ्रिक्शन लेने के लिए म्यू n करना होगा, म्यू n2, n2 तुम्हारा कितना है, ये n2 है, ये तुम्हारा n1 है, ठीक।
तो N2 कैसे निकालोगे, N2 इक्वल टू mg के बराबर, तो m तुम्हारा यहाँ पर 10 इंटू जी मतलब 100 न्यूटन है N2। तो म्यू 0.15 इंटू 100, यहाँ पर पॉइंट हटाओगे तो ये कट गया। तो F2 सेकेंड फ्रिक्शन कितना निकला है 15 न्यूटन। अगर पूरा फ्रिक्शन का इस पूरे का बात करेंगे, इस पूरे का फ्रिक्शन का बात करेंगे तो एक का आया है 7.5 और दूसरे का फ्रिक्शन कितना आया है 15। टोटल कितना फ्रिक्शन हो गया, टोटल फ्रिक्शन यहाँ पर देखने को क्या मिल रहा है आपको 22.5 न्यूटन, ये आपको फ्रिक्शन मिल रहा है। ठीक है, एरिया भी बड़ा लग रहा है, यहाँ एरिया यहाँ एरिया। अब यहाँ पर आप इस फिगर में आप क्या देख रहे हैं कि एरिया को हमने कम कर दिया, यहाँ पर एरिया ज़्यादा है, यहाँ से एरिया ऑफ कांटेक्ट कितना दूर में, इतना दूर में एरिया ऑफ कांटेक्ट है। अब एरिया ऑफ कांटेक्ट मात्र इतना है, क्या अलग आंसर आएगा, चेक करते हैं। अगर अलग आया आंसर तो हम लोग समझ सकते हैं कि एरिया ऑफ कांटेक्ट पर भी डिपेंड करता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू लॉ ये डिपेंड नहीं करता है, ये प्रूव करके अभी पता चल जाएगा। तो अगर इसको एक सिंगल बॉडी माने, एरिया ऑफ कांटेक्ट यही है, तो नॉर्मल इसका यहाँ हो गया। mg यहाँ पर कितना होगा 5 और 10 15 हो गया, तो 15 इंटू 10 क्या यूज़ कर रहे हैं mg। ठीक है, m तुम्हारा कितना है 10 और 5 15 kg इंटू 10। क्लियर है। फ्रिक्शन अगर फोर्स इधर आपका लग रहा है, फोर्स इधर लग रहा है अप्लाइड फोर्स, तो फ्रिक्शन आपका अगेन इधर ही है। इसका निकाल करके इस केस में देखते हैं क्या होता है। तो जैसे ही इसको निकाल करके देखते हैं, फिर अगेन फ्रिक्शन का फार्मूला म्यू एन होता है। म्यू आपका कितना लिया गया है, यहाँ पर का भी म्यू 0.15 ही दे रहे हैं, 0.15 इंटू एन तुम्हारा 150 है, पॉइंट हटाएंगे 100 हो जाएगा। यहाँ पर आप जानते हैं 15 इंटू 15 कितना होता है 225 होता है, डिवाइडेड बाई 10, 10 से 22.5 न्यूटन। तो इसका भी फ्रिक्शन उतना ही आया है जितना इसका आया। मतलब ये अगर सरफेस ऑफ कांटेक्ट पर ये डिपेंड करता तो इसका फ्रिक्शन ज़्यादा आना चाहिए था, इसका एरिया ज़्यादा कांटेक्ट में था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दोनों का आंसर सेम आ रहा है, मतलब ये एरिया ऑफ कांटेक्ट पर डिपेंड नहीं करता है। तो ये बात सही है कि लिमिटिंग फ्रिक्शन इज इंडिपेंडेंट, वो डिपेंड नहीं करता है ऑफ द एपरेंट एरिया ऑफ कांटेक्ट पर। तो आशा करते हैं ये सब पॉइंट, थ्योरेटिकल पॉइंट आपको समझ में आया होगा। अगला जो वीडियो लेकर के आएंगे आपको न्यूमेरिकल्स में, जितना अच्छा थ्योरी समझ में आया होगा उतना ही आशा करोगे और उतना ही अच्छा आपका न्यूमेरिकल्स बन पाएगा। अगर थ्योरी सेक्शन कमज़ोर है तो न्यूमेरिकल सेक्शन आपका ठीक होने वाला नहीं। तो दिमाग में रखिएगा ये सब पॉइंट। ओके, थैंक यू।